अपने वक्त के सबसे ताकतवर हिंदुस्तान के शासक राणा सांगा, ये नाम आजकल चर्चाओं में चर्चा में इस नाम को लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने संसद में एक टिप्पणी की कि यहां एक तकिया कलाम बन गया है कि मुसलमानों को लोग बाबर की औलाद बताते हैं, लेकिन हिंदू इस बारे में बात नहीं करते कि बाबर को हिंदुस्तान में कौन लाया था। राणा सांगा लेकर आए थे। गद्दार जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद इस वक्त हिंदुस्तान में बरपा हुआ है। संसद में क्या कुछ कहा था वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवा देना चाहता हूं डॉक्टर उमेंद्र रत्नू, इतिहासकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने महाराणा नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें हिंदुस्तान के जो शासक रहे हैं उनका वर्णन किया है, किस तरीके से जो इतिहास को छिपाया गया है। मैं चाहूंगा सर पहले आप मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करें, उसके बाद में दर्शकों को वो बयान भी संसद का सुनवाऊंगा। महाराणा सांगा हिंदू पद पातशाही के सबसे बड़े दावेदार थे। उनका स्पीच खानवा के युद्ध से जो पहले है वो रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा मेवाड़ के एनल्स के अंदर भी, और कर्नल जेम्स टॉड, पंडित हीरचंद ओझा, राजेंद्र शंकर भट्ट, बहुत प्रामाणिक इतिहासकारों ने उसका अनुमोदन किया है। 1508 से 1528 के बीच में 100 युद्ध महाराणा सांगा ने लड़े, 100 युद्ध, और 100 के 100 जीते थे। उनके समय में अफगानिस्तान तक मेवाड़ का क्षेत्रफल फैल गया था, और दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत पर महाराणा सांगा का आधिपत्य था। जीवन बहुत त्रासदीपूर्ण रहा उनका, क्योंकि उनके सगे उनके जो भाइयों से उनका विरोध था। वे सरल व्यक्ति थे, वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनके भाई पृथ्वीराज और जगमा जयमल उनसे द्वेष करते थे। उस द्वेष के चलते ही उनकी आंख उनके भाई पृथ्वीराज ने ही फोड़ी, और फिर पृथ्वीराज का कालांतर में आपसी झगड़े में ही जब निधन हो गया, तो तब तक सांगा अपना राज्य छोड़कर जा चुके थे। गडरिया बनकर अजमेर के पास श्रीनगर नाम के स्थान पर एक गडरिया बनकर अपना जीवन बिता रहे थे। फिर उनके जो पिताजी जो थे रायमल, उनको जब पता चला कि पृथ्वीराज के देहांत के बाद सामंतों ने कहा कि नहीं, आपके जो दूसरे पुत्र हैं वो जीवित हैं, तो आप सोचे इतना वीतराग व्यक्ति जो कोई लेना न देना गडरिया बन के जी रहा है, मेवाड़ का होने वाला महाराणा, इतने सरल व्यक्ति थे। आगे भी मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन पहले सुनवाइए एक बार रामजी लाल सुमन ने क्या कुछ कहा था सदन में। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। सर इस बयान पर आप क्या कहेंगे? सच्चाई क्या है? बाबर को कौन लाया था? इनके बयान पर मैं क्या टिप्पणी करूं? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग हमारी संसद में बैठे हुए हैं। बहुत स्पष्ट तार्किक दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से अगर बात करें, इस इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा बकरौल और खतौली के युद्ध में 1517 के अंदर पहले पराजित कर चुके थे 2 बार, और उसके बेटे को 2 वर्ष तक अपने यहां पर जमानत के रूप में कैद करके रखा था। जब हजारों स्वर्ण मुद्राएं और कई सैकड़ों हाथी और घोड़े और मेवाड़ के साथ छेड़छाड़ न करने का वचन इब्राहिम लोदी ने दिया, तब सांगा ने इसके पुत्र को छोड़ा था। जिस
लुटेरे को सांगा 2 बार पराजित कर चुके हों, उसको पराजित करने के लिए बाबर को न्योता देंगे सांगा। मतलब मुझे बताए ना, अब तर्क दृष्टि से कैसे उचित प्रतीत होता है। दूसरी बात, इस बात का क्या आधार है कि सांगा ने इस तरह का पत्र लिखा था? बाबर का बाबरनामा। और कौन सा प्रामाणिक ग्रंथ है जो ये कहता है? क्या आरसी मजुमदार ने अपनी दिल्ली सल्तनत पुस्तक में लिखा है? नहीं लिखा। टॉड ने लिखा है? नहीं लिखा। किसी प्रामाणिक इतिहासकार ने लिखा है क्या सिवाय बाबर की बाबरनामा में? लेकिन साहब, जिसको मानना है वो वही मानेगा। तो एक बाबरनामा के आधार पर इस प्रपंच झूठ का प्रचार किया जाता है। तीसरी बात, अगर बाबर को भी हराया सर राणा सांगा ने? बाबर को 2 युद्धों में हराया था, एक बयाना का युद्ध और एक खानवा का निर्णायक युद्ध 27 मार्च 1527 को लड़ा गया। और वो इतना भयानक युद्ध था। 2 लाख मेवाड़ की सेना थी और 1 लाख मुसलमानों की सेना थी। और वो युद्ध सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 12 घंटे युद्ध होते नहीं है ज्यादा बैटल्स। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी घाटी को हम इतना बड़ा युद्ध मानते हैं, लेकिन हल्दी का घाटी का युद्ध कुल मिला के 4 घंटे चला था। रात 11 से लेके 3 बजे तक समाप्त हो गया था। जो बैटल ऑफ पानीपत, जिसका इतना रोना रोया जाता है, पानीपत पानीपत कर करके इस देश के झूठे मक्कार वामपंथी इतिहासकारों ने पानीपत को एक इतना युग प्रवर्तक युद्ध बता रखा है। इसी लोधी के साथ बाबर का जो युद्ध हुआ था, उसमें आधी भी सेना नहीं थी। लेकिन किसी ने हमने खानवा के युद्ध का नाम सुना है? नहीं सुना सर। खानवा के युद्ध में एक विलक्षण बात घटी थी भैया अभिषेक जी। राजपूतों के पास, हिंदुओं के पास में फायर पावर नहीं थी। और जब राजपूतों पर मुगलों की, इनकी बाबर की तोपें चली, तो इनके घोड़े, इनके हाथी इन्हीं पर पलट पड़े। आप सोचें हिंदुओं ने क्या उसका प्रतिकार किया? तोपों में अपने सर दे दिए तोप खराब करने के लिए। यूं परखच्चे उड़वाए अपने शरीरों के। और इस प्रकार तुलगुमा और अराबा नाम की 2 टेक्निक्स, वॉर की टेक्निक्स होती थी। यानी जो पूरी बड़ी आर्मी थी उसको छोटी छोटी टुकड़ियों में बाबर ने बांट करके हमला किया था। और वो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलिट्री के लिए वो बहुत स्ट्रेटेजिस्ट था। ये 2 लाख जो सेना थी हमारी, वो भिड़ गई। फिर लगभग 4 बजे के आसपास सांगा घायल हुए, जिनके सर पे तीर लगा। उनको पृथ्वीराज कछावा उनको लेकर गए उस युद्ध के क्षेत्र से। लेकिन उदयभान जो, और इतना विभत्स युद्ध था ये, और ये युद्ध सांगा की जीत के साथ समाप्त हुआ। लेकिन ये एक मेरा थीसिस है, उसका कारण ये है कि कोई भी इतिहासकार, इवन टॉड या हीरचंद ओझा या सब बड़े बड़े इतिहासकार, इस युद्ध को सांगा की पराजय बताते हैं। मेरे पास इस युद्ध को सांगा की जीत बताने के 2-3 कारण है। हम खानवा के युद्ध पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, हम बाबर वाले नैरेटिव पर ही रहे तो ज्यादा उचित रहेगा। कि आज आप खानवा गांव जाइए, जयपुर से 180 किलोमीटर दूर है। जो युद्ध क्षेत्र है वहां पर राजपूतों की कम से कम 1 दर्जन छतरियां बनी हुई हैं। मुझे केवल इतना बता दें कि अगर सांगा ये युद्ध हारे थे तो ये हिंदू छतरियां किसने बनवाई? तो कोई इतिहासकार इतना कष्ट उठाकर गया ही नहीं खानवा में। और वहां पर राजस्थान सरकार ने एक मेमोरियल बनाया है सांगा की स्मृति में। बहुत सुंदर मेमोरियल है। वो पहाड़ी जिस पर खड़े होकर सांगा ने युद्ध का संचालन किया था, वो आज भी वहां विद्यमान है। वो छर्रों के गोलियों के निशान तक कहते हैं विद्यमान है अभी भी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये नहीं कहा जा सकता कि सांगा ने लोधी को बुलाया था, वह है श्री आरसी मजुमदार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इमादुल मुल्क, जो कि मिनिस्टर था गुजरात की सल्तनत का,
उसने लेटर लिखा बाबर को कि सांगा को पराजित करने के लिए आप भारत आए। वो लेटर सांगा के गुप्तचरों ने इंटरसेप्ट कर लिया और सांगा ने गुजरात के सुल्तान को विवश किया कि उसकी सेना खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ी। अन्यथा सांगा ने उसको कहा था कि मैं तेरा राज्य भी समाप्त कर दूंगा। गुजरात वैसे भी टैक्स चुकाता था मेवाड़ को, उस समय उसके नीचे था। तो वो जो लेटर लिखा गया है, एक थ्योरी ये है कि एक पंजाब का नाम उसमें स्मरण नहीं आ रहा मुझे, एक गवर्नर था, उसने लोधी के खिलाफ बुलाया था सांगा बाबर को। और श्री मजुमदार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लेटर इमादुल मुल्क ने लिखा था राणा सांगा को पराजित करने के लिए बाबर को निमंत्रण देने का। और चौथी बात, सांगा के साथ युद्ध 1527 में होता है। इन महान सांसदों को ये बात पता है कि ये बाबर की छठी यात्रा थी भारत की। बाबर पहली बार 1519 में भारत आया था, क्योंकि वो एक लुटेरा था, उसका काम लूटना था, जो कि इनका पूरा का सबका था ही, इनका पूरा का पूरा जो गैंग है, क्रिमिनल गैंग। तो 1519 से 1527 के बीच में ये लेटर कब लिखा गया? उस लुटेरे को सांगा ने बुलाया जो ऑलरेडी यहां आ चुका था। लेकिन ये दुर्भाग्य ये है ना अभिषेक कि इस देश के अंदर इतिहास पर जो कई मिथक हैं वो चलते हैं, क्योंकि उनका कोई सम्यक एकेडमिक प्रतिकार नहीं होता है। जैसे जयचंद को देशद्रोही बता रखा है, बेचारे जयचंद ने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया भाई। 1000 साल हिंदू गुलाम रहे, झूठ चलता है, झूठ। एक दिन हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन हिंदू अगर गुलाम हो जाते तो हम हिंदू रहते। एक सतत संघर्ष की जो दास्तान है, जो कहानी है, जो गाथा है, जो शौर्य की गाथा है, जिसको कि ब्रिटिश हिस्टोरियन इयन ऑस्टिन, एक इतिहासकार जो है ब्रिटिश, वो लिखता है, हिंदुओं के द्वारा इस्लामी शक्तियों की पराजय पूरे विश्व के भू राजनीतिक पटल पर सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, खुद एक मोहम्मद हाली इनका एक विचारक हुआ है मुसलमानों का, वो लिखता है, इस्लाम का वो बेड़ा जो अरब सागर, लाल सागर के को फतह करता हुआ चला गया, हाँ वो इस्लाम का बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। यानी खुद एक इस्लामिस्ट लिख रहा है कि उसको हिंदुओं ने पराजित किया, लेकिन इस देश के मक्कार, बुद्धिजीवी, कुबुद्धिजीवी, इस देश के आत्मा विहीन वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों के विलक्षण त्याग, हमारे पूर्वजों के विलक्षण शौर्य और उनके कष्टों को साइड में दरकिनार करके इन गुंडे, बलात्कारी, हत्यारे, लुटेरों के इतिहास को इस देश का इतिहास बना के रखा है। अब इंटरनेट आने के बाद हम उसका प्रतिकार करना अच्छी तरह से आरंभ कर चुके हैं। अच्छी बात यह है, समाज जाग रहा है, समाज सत्य को सुन रहा है। मैं खुली चुनौती देता हूं, आप निर्णय करें। जो तथ्य मैंने आपके सामने 4 तथ्य रखे हैं, इसके बाद आप कह सकते हैं सांगा ने बाबर को बुलाया? नहीं सर। और उसके अलावा 2-3 बातें जरूर इन सांसद महोदय की मैं टिप्पणी के योग्य समझता हूं, जो इन्होंने कहा कि गद्दार की औलाद। ये देखिए, गद्दार किसी को, मैं तो इनको गद्दार नहीं कहता हूं, यद्यपि आप मेरा विरोध है इनकी बातों से, लेकिन जो भी सांसद थे, किसी को गद्दार इतनी सरलता से नहीं कहा जा सकता। सभी देश प्रेमी हैं, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी अपनी निष्ठाएं हो सकती हैं। इतनी सरलता से किसी को गद्दार कह देना, ये बात हल्कापन है। ऐसे नहीं, इन्होंने तो सीधा राणा सांगा को गद्दार बता दिया सर। और इनकी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव वो समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं। जैसे एक अबू आजमी है, जानते होंगे आप, औरंगजेब को महान बता दिया था। उसका उत्तर तो हिंदू समाज दे इनको वोट क्यों देते हो?
जो तुम्हारे विलक्षण पूर्वजों को गद्दार बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, धर्मद्रोही बता रहे हैं, हिंदू ही वोट देते हैं ना इनको। केवल मुसलमानों के वोट पर तो ये जीतते नहीं है। तो हमें चेतना लानी होगी, हिंदू समाज को बताना होगा कि इन लोगों को जिनको तुम वोट दे रहे हो, तुम्हारे यशस्वी पूर्वजों को, जिनके कारण तुम हिंदू हो, उन पूर्वजों को ये लोग देशद्रोही बता रहे हैं, धर्मद्रोही बता रहे हैं। अब तुम सोच लो, इनको वोट देकर के तुम्हें सशक्त करना है या इनको बाहर निकालो उस सिस्टम से। ये पात्र ही नहीं है इतनी दायित्व की जगह पर बैठने के, अपात्र है ये। सर मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैंने देखा कि बाबर ने जो अपना बाबरनामा लिखा है उसमें भी राणा सांगा को उसने एक महान शासक बताया है। हाँ, वो खानवा के युद्ध के बाद जब उसकी जो दुर्गति हुई और उसने लिखा है कि रात को वो दुश्मनों के खेमे की तरफ जाना चाहता था, मैं चला भी लेकिन फिर मेरी नमाज का समय हो गया तो मैं पलट गया। अब वो यही कहेगा ना, उसे तो नहीं पता था ना कि उसको अपनी जान का डर था इसलिए पलट गया। तो बाबर का जो बाबरनामा है वो बहुत अतिशयोक्तियों से भरा हुआ ग्रंथ है। तो उसमें कोई उसको ऐतिहासिक रूप से बाबरनामा का बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता है। मतलब अपने हिसाब से लिखवा लिया, नहीं खुद लिखा है उसने, हाँ, पर अपने हिसाब से लिखा है। हाँ। भाई खानवा के युद्ध का तो उल्लेख भी नहीं किया ना इस देश के इतिहासकारों ने। मैं संयोग की बात है, मैं कल ही एक ट्वीट कर रहा था कि पानीपत पहला बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर दुनिया के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उससे दुगनी साइज में बड़ा बैटल, उससे अधिक भयानक विभत्स बैटल जो कि हिंदुस्तान भारत की आत्मा के लिए लड़ा गया, बैटल ऑफ खानवा। कितने लोगों को खानवा के युद्ध के बारे में पता है? शायद बहुत कम सर। क्यों नहीं भाई? तो मुझे भी तब पता चला सर जब मैंने आपकी किताब पढ़ी। तो सच बताऊं तो आप देख लीजिए, दुर्दशा देख लीजिए। भाई आप मुझे एक बात बताइए, पानीपत की जगह की वजह से वो युद्ध का नाम बड़ा है या उस युद्ध में जो घटा उस युद्ध का नाम बड़ा होना चाहिए? इस दृष्टि से खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध से कम महत्वपूर्ण है, यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो। और उसको आप कैसे इरेज कर सकते हैं भारत के पाठ्यक्रम से? और यही शिकायत मेरी इस देश के इस मौजूदा राजनीतिक डिस्पेंसेशन से है। 10 साल से मुझ जैसे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं इनसे कि इतिहास के पुनर्लेखन पर एक आयोग गठित करिए। आप मुझ जैसे लोगों को, विक्रम संपत को, मीनाक्षी जैन, आभास मलहदियार, के मोहम्मद, हम जैसे लोग जो इतिहास का सत्य पुनर्लेखित करना चाहते हैं, उनका एक आयोग बनाइए ना। और जो वामपंथी झूठ फैले हुए हैं, हम उसका साक्ष्यों के आधार पर, पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, फिजिकल एविडेंस के आधार पर, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास में, ख्यातियां, न्यात, अलग अलग लेखकों की जो पुस्तकें लिखी पड़ी, उसके आधार पर हम उसका प्रतिकार करते हैं। एक न्यूट्रल जांच कमीशन बिठा दीजिए, अमेरिकन हिस्टोरियंस, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई यूरोपियन, और हम अपनी बात रख दें, वामपंथी अपनी बात रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है सर। हाँ, तो ये थी महाराणा सांगा की असलियत, सच्चाई। जो लोग सदन में जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, बयानवीर बनते हैं, सिर्फ कह देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। डॉक्टर ओमेंद्र रतनू इस बारे में क्या कुछ बहुत विस्तार से बताते हैं। चाहे तो उसके बारे में आप, अगर आपको हिंदू इतिहास सही तरीके से जानना है तो उनकी किताब महाराणा को आप पढ़ सकते हैं। और एनएमएफ न्यूज पर उनका एक पॉडकास्ट भी है जिसमें हमारे जो राजाओं का, महाराजाओं का जो इतिहास है सही तरीके से जो बताया गया है वो उसमें भी बताया गया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, जो भी कोई बताए उसको एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए। अगर किसी ने कोई शब्द कहा है तो उसके बारे में चेक कर लें। और ये इस तरीके के हिंदुओं के इतिहास की जो दुर्दशा की गई है वो शायद आज़ादी के बाद जिस तरीके से इतिहास लिखा गया, जिसको अब बदलने की जरूरत है, कम से कम चुनौती देने की जरूरत है, उसे कम से कम सही तरीके से जानने की जरूरत है। तो आप लोग भी अपने इतिहास को सही तरीके से पढ़ें। और महाराणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े हैं, सारे जीते हैं, बाबर को भी हराया है और
ये जिसका भी नाम ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, सबको एक सिरे से इन्होंने हराया है और मुगलों को इस देश से खदेड़ा भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना गहन चर्चा की। सर कुछ कहना चाह रहे थे? अंत इस बात पर हुआ है कि 1528 की जनवरी में 2 वार्ता हुई बाबर और सांगा के बीच में। दूसरी वार्ता में सांगा थे, मैंने जैसे आपको बताया, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, शत्रु पर भी जल्दी विश्वास कर लेते थे। कर लिया, खाना खाने गए, जहर देके उनको मरवा दिया। अगर बाबर जीता था तो सांगा को मार क्यों नहीं डाला 1527 के युद्ध में? 1 साल तक सांगा उसी इलाके में रहे। उनकी हत्या वध करके, विष देने से हुई है। प्रपंचिका फैलाया इस देश के इतिहासकारों ने कि जी राणा सांगा को उनके सामंतों ने जहर दे दिया क्योंकि वो युद्ध करते करते थक चुके थे। अरे 1508 से 1528 के बीच में 100 युद्ध लड़ने वाले सामंत थक चुके थे। जिस आदमी की एक आंख चली गई, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, शरीर पर 80 घाव थे, वो आदमी युद्ध लड़ रहा था, वो थक जाएगा? नहीं, ये कहा कि सामंत थक गए थे। बोले राणा तो पागल हो चुके थे, विक्षिप्त हो चुके थे। वो बोले कि मैं इसको बाबर को हराए बिना यहां से नहीं लौटूंगा। तो कहते हैं इस देश के मक्कार इतिहासकार कि महाराणा के खुद के सामंतों ने उनको विष दिया। सफेद झूठ। सर बहुत सारे झूठ फैलाए गए हैं इस देश के इतिहास में। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखने के लिए। आप सभी को भी अपना राय देने का पूरा अधिकार है और आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।